जब गोली हिंदू मुसलमान नहीं देखती है तो क्या कलम, या फिर यूं कहें कि क्या दुनिया हिंदू मुसलमान देखती है, सियासत हिंदू मुसलमान देखती है? क्यों इस हमले के बाद भी ऐसा देखा जा रहा है? एक सवाल ये। दूसरा ये कि आईबी ने तमाम इनपुट्स शेयर किए थे। आज ये साफ गृह मंत्री को बता दिया गया कि 50 बार भाई हमने बता दिया था, इनपुट्स थे कि ऐसा हमला हो सकता है, इस बस के बारे में बता दिया गया था, फिर भी ये एक बहुत बड़ी चूक है। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा। जब सब कुछ इनपुट्स थे, आज आईबी ने कह दिया कि हमने तो बता दिया था, राज्य सरकार को भी ये शेयर कर दिए गए थे, तो ऐसे में क्या केंद्र सरकार उस राज्य सरकार से जिसमें आपकी भागीदारी है जवाबदेही क्या लेगी? निश्चित तौर पर जब जिसकी चूक होगी वो कार्रवाई का पात्र भी होगा। इसलिए कहीं आतंकी हमला हुआ है, निर्दोषों की जान गई है, सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की जो चूक है वो घातक सिद्ध हुई है, तो उस चूक को करने वाला भी उसके लिए जवाबदेह होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये सारी कवायद इसीलिए है कि चूक भविष्य में फिर ना होने पाए। नहीं, किसकी जवाबदेही होगी? कि मुख्यमंत्री की जवाबदेही होगी? आप गठबंधन तोड़ेंगे, आप वहां पर तमाम बड़े अधिकारियों को बताएंगे? क्योंकि कह दिया गया था, ये बहुत फैंसी लगा था सर, जब फ्लैग ऑफ की गई थी यात्रा। 30,000 ट्रूप्स हैं जो कि बिल्कुल ऐसा सुरक्षा घेरा रहेगा, 3-3 वहां पर लेयर बनाई गई है, ड्रोन से सुरक्षा होगी, परिंदा भी पल नहीं मार सकता। उससे 2 दिन पहले सैयद सलाउद्दीन कहता है मैं जहां चाहूं जिसे चाहूं वो अटैक कर सकता हूं। कर दिया उसने सर। नहीं, जब तक चूक किसकी है ये सिद्ध नहीं होता, किसी के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करना, वो मुझे लगता है कि पूरी घटना, अपराध की जांच और अपराधियों को दंड करने की प्रक्रिया में कोई सहायता नहीं पहुंचाएगी। आलोक मेहता जी, अभी भी कम से कम पढ़ने में कुछ चूक रह गई है कि अभी भी पता लगाएगा, देखा जाएगा, देखेंगे, जांच बिठाई जाएगी, रिपोर्ट आएगी? आईबी ने साफ कह दिया। आज गृह मंत्री ने पूछा कि आपकी जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा हमने बता दिया था। ये देखिए सचिन बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, चूंकि मैं भी जानता हूं कि हमारी भारत सरकार में एक और सुरक्षा सलाहकार भी हैं, डोवाल साहब के अलावा भी, वो तो बराबर उसके एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनकी तरफ से वो पहले आईबी में भी चीफ रहे हैं। ऐसे लोगों की सलाह 50-50 बार पहुंचाई गई, इंतजाम किया गया, 30,000 सैनिक वहाँ थे। लेकिन अभी आपने देखा महबूबा जी का एक सामने आपने अभी चित्र दिखाया जिसमें वो कह रहे भाई मैं माफ़ी ही मांग सकती हूँ। ये तो बड़ा ही ऐसा छोटी सी, कोई जैसे कहते हैं आपने अभी मैंने चाय का गिलास थोड़ा सा गिरा दिया तो मैं आई एम वेरी सॉरी। इतनी बड़ी घटना के बाद भी हम, ये सही है कि राजनीति का समय नहीं है कि खाली को उनका इस्तीफा, लेकिन सवाल ये है कि इसमें पॉलिटिकल जहाँ जो विल होना, पावर चाहिए, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की इतनी ढिलाई रही है। उन लोगों के साथ अलगाववादी जो वहाँ पर हैं उन पर कार्रवाई, प्रारंभिक कार्रवाई जब होनी चाहिए थी तब भी नहीं की गई। अभी भी उनके साथ जो सहानुभूति के रुख रखने के कुछ नुकसान जो उठा रहे हैं, और इसलिए बीजेपी को शायद प्रेम शुक्ला जी शायद ये सामने कैमरे पर सहमत हो या ना हो, लेकिन सहमत होंगे कि ये सही समय है जब समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या बीजेपी इससे देश भर में सरकार की भी इतनी ज़्यादा कोशिश केंद्र के बाद भी यदि नहीं हो पा रहा है तो इस गठबंधन का क्या किया जाए, क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए। उसके लिए अलग बात है कि राष्ट्रपति शासन से सारा समाधान नहीं होगा, उसमें सारे पॉलिटिकल पावर्स को अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एकजुट होना चाहिए। ये लड़ाई जैसी स्थिति है सचिन जी, ये आतंकवादी हमला एक तरह से पाकिस्तान का हमला ही माना जाना चाहिए। ये आतंकवादी हमला केवल आतंकवादी घटना मान करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो बार बार प्रवोक कर रहा है। और ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल डिफरेंसेस से हट करके एक और चीज भी नहीं है आलोक जी, कर्नल शिवदान जी, कि अगर इससे पहले की जो सरकारी रही हैं, जो कि ये सरकार कहती है कि देखिए वो कितनी लचीली रही हैं, अलगाववादियों को डिनर देती रही हैं, साथ बिठाती रही हैं, बात करते रही हैं, हम तो एनआईए की जांच कर रहे हैं, ये अलगाववादी, आतंकवादी पाकिस्तान भी बहुत अच्छे से जानता था कि वो हमारे साथ रही हैं या फिर ये काम करती रही हैं। वो ये भी जानता है कि ये जो सरकार आई है हमारे खिलाफ एक्शन लेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीच में, जिसे कहते हैं ना कि मिडल ऑफ द लाइन, अटक करके रह गई है कि इसे मालूम है कि कुछ करना भी है, इसे मालूम है कुछ नहीं भी करना है। ये दोनों तरफ की अटक रहेगी और इसी का फायदा वहां उठा रहे हैं। देखिए, जो छवि मोदी जी की पूरे देश में है, लोगों ने यही एक्सपेक्ट किया है बीजेपी से कि बीजेपी अक्सर अपने को राष्ट्रवादी बोलते हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया था कि राष्ट्रवाद के भावना के हिसाब से काम होगा, जो काम सही है वो सही होगा, जो गलत है गलत होगा। आप, मैं जानना चाहता हूं बीजेपी गवर्नमेंट से कि ये जो सख्ती से डील करना चाहिए था, अब तक 3 साल की सरकार, 3 साल हो चुका है और कश्मीर में भी आपके काफी समय हो चुका है, अब तक क्यों नहीं प्रॉपर एक पेशेवराना तरीके से, जैसे पूरे देश में पेशेवराना तरीके से आप क्राइम को मिटाते हैं, उस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं स्टेब्लिश हुए वहां पर?
यदि वहां पर नहीं स्टेब्लिश है तो उनके लिए किसी और प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट, पंजाब उसके बराबर पंजाब उसमें स्टेब्लिश कर सकते थे, वहां लाकर उनको ट्रायल कर सकते थे। आप हर एक की पूरी इन्वेंट्री बना सकते थे, पूरे टेररिस्ट की, उनके सपोर्टर्स की, उनको जो फंडिंग कर रहे हैं उनकी बना करके सिस्टमेटिक उनके खिलाफ प्रोसीड कर सकते थे। मगर ये जो अपीजमेंट आज पिछले 70 साल से चला आ रहा है कश्मीर में, मैं पूछना चाहता हूं कश्मीरियों से या सरकारों से या उनके सपोर्टरों से, किस बात की टॉक करें उन अलगाववादियों से? क्या उनको कोई फैसिलिटी और प्रदेश के नागरिकों से कम मिल रही है कि उनको धारा 370 भी मिली हुई है? धारा 370 के हिसाब से उनको प्रिविलेज मिले हुए हैं, फिर किस बात की स्पेशल टॉक करें? क्या देश के और प्रदेशों के नागरिकों को भी ये सुविधा है कि उनको भी आजादी की आवाज उठाए तो उनको और प्रिविलेज मिलेंगे? कोई बात की जरूरत नहीं है किसी अलगाववादी से। हमें सीधा वहां पर कानून का राज स्थापित करना चाहिए और उनके पास कोई जेन्युइन शिकायत नहीं है जो बार बार बोल रहे हैं कि हमारे को सेना ये कर रही है। आप देश के साथ आइए, कोई सेना आपको कुछ नहीं कहेगी, कोई कुछ नहीं कहेगा, और पाकिस्तान की सपोर्ट लेना बंद करिए। नहीं, लेकिन कर्नल टिक्कू, ये स्थिति तो ज्यादा डेंजरस इसलिए हो जाती है ना कि आपको मालूम है कि थोड़ा सा दबाव बढ़ता है तो आप नजरबंद कर देते हैं, एनआईए की जांच बिठा देते हैं या फिर कुछ सर्कुलर निकाल देते हैं। उन्हें मालूम है कि गिरफ्तारी तो होगी नहीं, उन्हें मालूम है कि एक्शन ये कर नहीं सकते, एक्शन करेंगे तो जो साथी सरकार में है वो रेगुलेटर का काम करती है, वो थोड़ा सा रेगुलेटर ऊपर करती है, वहां ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ, अगर आप इसकी तरफ ध्यान दें, ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। ऑर्डिनरली भी अगर आप कश्मीर गए हों और वहाँ रहे हों, आजकल के हालात में खासकर साउथ कश्मीर में और खासकर इस रूट पर, बालतल अनंतनाग रूट पर 7 बजे के बाद, मतलब लास्ट लाइट जिसको सिक्योरिटी भाषा में बोलते हैं, 7 बजे के बाद कोई भी मूवमेंट नहीं होता। गाड़ी की मूवमेंट तो छोड़ दीजिए, पैदल भी नहीं आप चल सकते, ये इतनी रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पर। और ये हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है उसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता करना, गाड़ी 8:20 क्या कर रही थी रास्ते के ऊपर? ये गाड़ी रजिस्टर भी नहीं थी, तो इसको किसने जाने दिया? आप अगर अपने बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस हैं, SOPs हैं, आप उनको वायलेट करने देते हैं किसी के भी कहने पर, तो सबसे पहले तो उसी आदमी को आप देख लीजिए ये किसने वायलेट करने की इजाज़त दी है। जहाँ तक दूसरा पहलू जो पॉलिटिकल पहलू है कि बातचीत करना या मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करना है, मैं समझता हूँ देखिए कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे, नॉर्थ कश्मीर में कई महीनों से बल्कि कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। सेंट्रल कश्मीर में 2-3 इंसिडेंट हुए, लेकिन सारा आतंकवाद आजकल साउथ कश्मीर में सीमित रह चुका है। इसकी एक हिस्टोरिकल रीज़न है, क्योंकि जो वहाँ पर पीडीपी की पार्टी हुकूमत कर रही है बीजेपी के साथ मिलकर, वो उनको संरक्षण मिला हुआ था मिलिटेंट से, और वो अपने प्रचार को आगे इसलिए बढ़ा सके, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ वो इसलिए हटा सके क्योंकि मिलिटेंट ने उनका साथ दिया। तो वो सोचते थे कि जहाँ भी कोई मिलिटेंट है उसको साउथ कश्मीर में आएगा तो वहाँ बचा रहेगा। लेकिन सरकार बनने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके ऊपर सख्त कार्रवाई शुरू की, इसीलिए पिछले 1.5 महीने में 102 मिलिटेंट्स वहाँ मारे जा चुके हैं। तो जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में एनकाउंटर्स की बात है, मुझे लगता है सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफ़ी अच्छा काम किया उनके अगेंस्ट। और ये वाला जो इंसिडेंट है ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज SOP को वायलेट किया गया है और हमें उस आदमी को उनकी तलाश होनी चाहिए जिन्होंने इस SOP को वायलेट करने की इजाज़त दी है। जहाँ तक हुर्रियत से बातचीत करने का, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हुर्रियत बिल्कुल साइडलाइन हो चुकी है, हुर्रियत बिल्कुल इरेलेवेंट है आजकल, उनको कोई पूछता नहीं। इसीलिए ये हमला जो है LET ने अंजाम दिया, हिजबुल ने अंजाम नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि इस ऐसे हमले से जो है कश्मीर के कई सारे लोग जो खासकर इस इलाके में रहते हैं, बकरवाल गुजर लोग जो घोड़े चलाते हैं, उनकी पूरी साल की आमदनी यहीं से आती है। तो हाँ। ये LET ने डेफिनेटली ये कार्रवाई किया है। और पुलिस के जो जेन के पुलिस के ऊपर पिछले फारूक डार साहब को भी मारा था, SHO को, कोकरना के SHO को भी, वो भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। जो उमर फयाज को मारा था वो भी इसी कड़ी का हिस्सा है कि हुर्रियत की बात वहाँ अब कोई नहीं मानता, क्योंकि हुर्रियत ने अपने आप को खुद ही अपने पॉलिटिक्स से इरेलेवेंट कर दिया। और मैं आपको एक चीज, अगर आप SOP का उल्लंघन नहीं करेंगे तो ये हादसा नहीं होता।
जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। ये चीज तो कही जा ही रही है कि यहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स तो है, और ना केवल सिक्योरिटी लैब्स है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। अबे दुबे, प्रेम शुक्ला मेरे साथ नहीं है, जाने से पहले ये कह के गए कि जिसका भी सिक्योरिटी लैब्स होगा, भले ही उन्हीं की साथी उन्हीं की सरकार है, राज्य सरकार में जवाबदेही तय होगी, कड़ा एक्शन होगा। तो क्या फिर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन भी दिखेगी? क्या एकजुटता वो दिखेगी कि कोई भी एक्शन हो, भले हुर्रियत के खिलाफ हो, भले वहां के लोगों के खिलाफ हो, भले वहां किसी के भी खिलाफ हो जो कि इस लैब्स में शामिल था, उसके साथ खड़ी रहेगी कांग्रेस? बिल्कुल, हमने सबसे पहला वक्तव्य हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा से लेकर सारे प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम आतंकवाद की किसी भी घटना को देश की अस्मिता के खिलाफ हुआ युद्ध मानते हैं, और हम समूचा पक्ष प्रतिपक्ष समूचा देश आतंकवादियों के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपने सचिन जी ये कहा कि बीती सरकारों ने अलगाववादियों को पाला पोसा है, तो मैं आपको ये स्मृति पटलों को चिन्हित करिए कि मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इनके राजनीतिक दृष्टिकोण से इनका अस्तित्व बिल्कुल वहां समाप्त सा हो गया था। आप देखिए, विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का इन्होंने नागरिकों से अपील की और 65% वोट टर्नआउट हुआ। इसका अर्थ यह कि इनको खारिज कर दिया गया था। उसके बाद जीती हुई चुनी हुई सरकार ने जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उनका पहले बना, तब उनको स्टेक होल्डर बताया, और आपको आश्चर्य होगा, यह भाषा लिखी गई कि अलगाववादियों का इंक्लिनेशन कहीं भी हो, उसके बावजूद हम इनसे चर्चा करेंगे। तब आप अगर खुद सत्ता में बैठे हुए लोग एलिवेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो नागरिकों को लगेगा कि इन्हीं के माध्यम से हम लोगों की बातचीत का रास्ता शायद है। और वो तो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, वो कहां चाहते हैं चर्चा, वो तो आजादी की बात करते हैं इस अखंड भारत के। तो हमको ये तय कर लेना चाहिए, पहले भी कौन पिलाने जाता है? अभी भी अबे दुबे साहब, तो पहला अगर वक्तव्य उसके साथ दूसरा ये मैच नहीं करता, अगर दूसरा वक्तव्य सच चाहिए तो कम से कम पहला मत बोलिए कि हम साथ खड़े रहेंगे। सुन लीजिए सचिन जी सुन लीजिए, वो कोई भी जाए, वो चाहे हमारी पार्टी का जाए, भारतीय जनता पार्टी का जाए, सरकार के किसी ने हाथ नहीं बांधे एक्शन लेने के लिए। जिसको जो लगता है उचित वो काम करे, मगर आतंकवादियों के खिलाफ, अलगाव के खिलाफ कार्रवाई करने का काम सरकार का है। सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इसलिए बार बार ये बात कहता हूं क्योंकि जब भी इन विषयों पर बात होती है तो कहते हैं कि साहब आपके नेता वहां जूस पिलाने चले गए, भारतीय जनता पार्टी के यशवंत सिन्हा साहब मिलने चले गए। अरे वो अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में मिलते होंगे, लेकिन देश की क्षमताओं का मूल्यांकन करना होगा। आतंकवाद अगर इतना, देखिए मैंने कहा कि नहीं, ठीक है, चलिए, आप हमेशा ये कह करके बच जाते हैं कि इधर से यशवंत सिन्हा गए थे, उधर से मणिशंकर अय्यर गए थे, या फिर व्यक्तिगत कैपेसिटी थी। ठीक है अबे दुबे साहब, लेकिन आलोक मेहता जी, आज सुबह से जिस वक्त एक आम आदमी, एक आम नागरिक होने के नाते, जब आप रात को ये सुन के सोते हैं कि इस तरीके से अमरनाथ यात्रियों पर हमला हो गया, सुबह के वक्त आप पहला न्यूज़पेपर खोलते हैं, एक नहीं तमाम अंग्रेजी के न्यूज़पेपर देख लीजिए और उसके अलावा तमाम वेबसाइट्स देख लीजिए, जब वो चिन्हित करने की कोशिश करते हैं, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं इस पूरे देश में ही आतंकवाद को, आज धर्म से आतंकवाद को लिखा जा रहा है कि फर्स्ट हिंदू एलिटी टेररिस्ट अरेस्टेड, एक हिंदू आतंकी गिरफ्तार हुआ है, उसे नाम दे दिया गया, उसे धर्म दे दिया गया। तो मैं क्या कहूं कि ये जो हमला किया गया वो क्या इस्लामी आतंकियों ने किया था, या फिर जब आपके देश के भीतर ही ऐसी ताकतें बैठी हों, जब वहां पर पत्थरबाजों को कंपनसेशन देने के लिए एक पूरी मुहिम चलती है, एक पूरी अवार्ड वापसी चलती है, तब ऐसे में आप बाहरी ताकतों से क्या लड़ेंगे जब घर में इतना कुछ हो रहा है? देखिए इसमें बिल्कुल सही बात है। आतंकवादी की या बहुत ही कम्युनल जिसको कहना चाहिए या अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता है, और मीडिया को भी इस बारे में बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं हमारे समय तो इसको मानता हूँ, प्रेस काउंसिल के गाइडलाइंस हैं, दूसरी गाइडलाइंस है, यहाँ तक की स्थिति तो ये है, उसको पालन नहीं किया जा रहा, यही दुर्भाग्य है। ट्रैफिक रूल्स का जैसे पालन नहीं किया जाता है, टेररिस्ट को हिंदू कहें या मुस्लिम कहें, सर हिंदू ये बिल्कुल गलत है। हिंदू को अलग रंग दे करके लिखा गया है, बाकी हेडलाइंस को अलग रंग दे के लिखा गया ताकि अलग से चिन्हित होकर के पढ़ा जा सके। लेकिन ये सारे मीडिया ने नहीं किया है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ लोग ऐसा जब करते हैं वो बिल्कुल वो गैर जिम्मेदाराना है, और इसीलिए ये गलत है। इसीलिए इस तरह की चीज़ों के लिए हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं। हम चैनल्स के बारे में भी कहते हैं मीडिया काउंसिल बनाइए, यदि कोई बहुत प्रोवोकिंग ऐसे काम कर रहा है जो भड़काऊ है, गलत वीडियो चला देते हैं जो वायरल हो रहा है, उसको बोल के आप लोग एक्सपोज भी करते हैं कई बार। तो
तो इसलिए ये चीज़ों के बारे में भी होना चाहिए। और ख़ास करके जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं आतंकवादियों के, उससे उनको फ़ायदा मिलता है जब हम उसको धर्म के साथ जोड़ते हैं। ये सही है, अभी पहले भी जैसे टिक्कू साहब भी बताएंगे, उसको इस्लामिक स्टेट बनाने की, जैसे जब वहाँ पर कल सीरिया में युद्ध विराम जैसा स्थिति आ गई, सीज़फायर हुआ है, वो एक इलाका जो बिल्कुल फिर से उसको मुक्त भी किया गया, वो वहाँ पर जो ऐसे गतिविधियाँ थी, ऐसे भारत के खिलाफ भी ऐसे षड्यंत्र आतंकवादी या भारत विरोधी पाकिस्तान बराबर कर रहा है। ऐसे मौके पर हम पूरे देश को एकजुट होकर के सीमा पर ऐसी जो हरकतों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो हिंदू है, मुस्लिम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी जाति या धर्म उसका है ही नहीं, उसका एक ही धर्म है कि वो आतंक फैलाए। जैसे आलोक जी कह रहे हैं, वो ठीक है, सेक्शन ऑफ मीडिया से यू कांट इग्नोर देम ना। आप तो खाद पानी दे रहे हैं ना, वो लड़ाई जो आजादी के नाम पर लड़ी जाती है, बरगला के इस्लामिक आतंकवाद या इस्लामिक नेशन के नाम पर लड़ी जा रही है, फिर तो हम उसको खाद पानी देने का काम अपनी जमात कर रही है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि जिससे जैसे एक पूरे शहर में 2-3 बैड एलिमेंट्स पूरे शहर को तनाव में रखते हैं, अपना टेरर फैला के रखते हैं, उस प्रकार से कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके कैरेक्टर्स डाउटफुल थे, जो क्रिमिनल्स थे, उन्होंने अपना लोकल आतंक फैला रखा था। अदरवाइज आम कश्मीरी इतना देश विरोधी नहीं है, बिल्कुल। और आम कश्मीरी जो ये फैलाने के निजाम मुस्तफा लागू होगा या मुस्लिम स्टेट बनाया जाएगा, इस तरह की फीलिंग नहीं है। आप सेना की भर्ती में देखिए किस प्रकार का नौजवान आकर के भर्ती की लाइनों में खड़े होते हैं, हजारों नौजवान भर्ती होना चाहते हैं। पुलिस की भर्तियों में हजारों नौजवान भर्ती होना चाहते हैं। अभी 6 वहां के नौजवान आर्मी में कमीशन हुए हैं पिछले पासिंग आउट के दौरान में। कितने नौजवान सिविल सर्विसेज में आए हैं। हम अपने सर्कल में भी देख लेते हैं तो कई कश्मीरी मिल जाते हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं कि हम तो रिलेट ही नहीं करते, ऐसी बुद्धिजीवी। और मैं इस यात्रा में वही जुड़े हुए हैं, यात्रा में काम कर रहे हैं। कश्मीर के बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, आज जिन्ना की गलती को वहां गए हैं मुजाहिर, अभी तक मुजाहिर बोले जा रहे हैं, यहां से भारत से जो लोग गए हैं वो अभी तक रो रहे हैं, वो भारत आने के लिए आतुर बैठे हुए हैं। और जिन्ना साहब खुद इस गम में मरे, जब आखिर समय था जिन्ना साहब का, उस वक्त उनको एक गम था कि मैंने जो पाकिस्तान बनाया गलत काम किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कश्मीर के बुद्धिजीवियों से, खड़े हो जाइए और इन जो सेपरेटिस्ट हैं इनके एम्स को डिफीट करिए। ना केवल कर्नल शिवदान, न कश्मीरी बुद्धिजीवियों से, बल्कि देश के भी सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों से भी, जो कि एक ऐसी डिवाइड, तो कहीं ना कहीं ये वक्त है, अगर आतंक के खिलाफ आपको कड़ी यहां पर अपना संयम दिखाना है, तो जो आतंक करते हैं, जो आतंक का साथ देते हैं, दोनों के बीच में अब लाइन खींचना बंद करना पड़ेगा।